जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ के चीफ ऑफिस भी पहुंची ईडी। सुबह आईएएस रानू साहू के मायके में मारा गया छापा। भिलाई में असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल के घर भी दबिश। छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वसूली पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू के मायके में ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार तड़के दबिश दी है। सुबह 5 बजे पहुंचे अधिकारियों ने गरियाबंद के पांडुका में साहू के माता पिता और परिवार के कुछ घरों में जांच की। इसके साथ ही दोपहर को भिलाई में ट्राइबल विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के घर भी छापा मारा। शाम होते होते अधिकारियों की एक टीम रायपुर में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स के दफ्तर पहुंच गई। इसके सीईओ पहले ही गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी के 12 अधिकारियों की एक टीम ने सुबह 5 बजे पांडुका में गरियाबंद के जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू और कांग्रेस नेता शैलेंद्र साहू का दरवाजा खटखटाया। पहले तो परिवार वालों ने टीम को अंदर नहीं आने दिया, लेकिन कुछ देर बाद टीम घर के अंदर चली गई। इसके बाद से टीम वहां जांच कर रही है। लक्ष्मी साहू कलेक्टर रानू साहू की मां है, वहीं शैलेंद्र साहू उनके चचेरे भाई हैं। ईडी की टीम वहां दस्तावेजों को खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि मैनपुर में एक 12 एकड़ के तालाब के भी इस परिवार के नाम होने की जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि इसकी प्रारंभिक रजिस्ट्री भी परिवार का नाम था। इस एंगल पर भी जांच की जा रही है। छापे की कार्रवाई के लंबा चलने की आशंका जताई गई है। वहीं ईडी के एक बड़े सर्च ऑपरेशन के तौर पर 11 अक्टूबर की सुबह प्रदेश के 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसके केंद्र में कोयला ढुलाई से जुड़ा नेटवर्क था। एजेंसी ने रायपुर के अलावा कोरबा, रायगढ़, महासमुंद आदि जगहों पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू नहीं मिली तो उनके सरकारी बंगला को सील कर दिया गया था। 12 अक्टूबर को रानू साहू ने रायगढ़ पहुंचकर ईडी के जांच अधिकारियों को तलाशी के लिए आमंत्रित किया और बाद में उनके बंगले और रायगढ़ कलेक्ट्रेट की भी विस्तृत तलाशी ली गई है। वहां से ईडी की टीम लौट गई है। रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू हैदराबाद से लौटने के बाद अपने सरकारी लेटर हेड पर ईडी के जांच अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा था कि जांच में सहयोग करूंगी। रानू साहू का कहना है कि 10 अक्टूबर से वे अवकाश पर थी। उनका हैदराबाद में यशोदा अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहां उनका माइनर ऑपरेशन भी हुआ है। वे रायगढ़ में आ गई हैं। वे पूर्ण पारदर्शिता से प्रशासनिक कार्य करती हैं। उन्हें आश्वासन किया था कि ईडी की जांच में उनकी ओर से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अब 11 नवंबर को बीजेपी का प्रदर्शन। बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन, शामिल होंगी लाखों महिलाएं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकार की खिलाफत करने बीजेपी बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। बीजेपी महिला मोर्चा के बैनर तले 3 नवंबर को प्रस्तावित इस प्रदर्शन को महतारी हुंकार रैली का नाम दिया गया है। दीपावली त्योहार के चलते भाजपा ने इस आयोजन को टाल दिया है। अब इसे 11 नवंबर को करने का फैसला लिया गया है। इसमें 1 लाख महिलाओं की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अजय जामवाल भी इस प्रदर्शन की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। यहां वे संगठन के पदाधिकारियों की बैठक भी ली गई है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीते माह रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल हुए थे। भाजपा के प्रदेश के दिग्गज नेता युवा मोर्चा के इस आंदोलन को सफल होने का दावा कर रहे हैं। वहीं अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश के संगठन पदाधिकारियों ने भाजपा महिला मोर्चा के बैनर तले बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली के बहाने महिलाओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई गई है। सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन को भी ऐतिहासिक बनाने का दावा किया जा रहा है और इसमें प्रदेश भर से 1 लाख महिलाओं की भीड़ जुटाने की तैयारी की जा रही है। 3 के बजाय अब 11 नवंबर को होगा प्रदर्शन। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी इस प्रदर्शन की तैयारी का जायजा लेने मंगलवार को बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सभा के लिए खेल परिसर, पुलिस ग्राउंड मैदान और मुंगेली नाका स्थित मैदान का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से महिलाओं की भीड़ जुटाने के टारगेट के बाद भाजपा इसके लिए बड़े जगह की तलाश में है। संगठन प्रभारी जामवाल के निरीक्षण के बाद जगह तय किया जाएगा। वहीं पहले तो यह प्रदर्शन 3 नवंबर को होना था, लेकिन दीपावली त्योहार और राज्योत्सव को देखते हुए भाजपा ने इसे 11 नवंबर को करने का फैसला किया है। भाजपा के संभागीय कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्ण मूर्ति बांधी और बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, अकलतरा विधायक सौरभ सिंह और पूर्व मंत्री नंदकीराम कंवर, भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल सहित महिला मोर्चा के पदाधिकारी व अन्य वरिष्ठ भाजपाई उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ से चलने वाली 22 ट्रेनों के समय में बदलाव हुआ है। गाड़ियों की बिगड़ी चाल सुधारने की कवायद। अब 25 अक्टूबर से बदले समय पर पहुंचेंगी ट्रेनें। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में 22 ट्रेनें अब 25 अक्टूबर से बदले हुए समय पर पहुंचेगी। वहीं रेलवे ने इन गाड़ियों के टाइम टेबल में आंशिक फेरबदल किया है। दरअसल ट्रेनों की लेट लतीफ़ी की समस्या को दूर करने के लिए रेलवे की कवायद चल रही है। अफसरों का दावा है कि टाइम टेबल में नए बदलाव के समय की बचत होगी और गाड़ियां समय पर चलेंगी। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे ने हर साल की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर को ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव किया था। रेलवे ने ट्रेनों के टाइम टेबल में आंशिक फेरबदल किया था। तब बिलासपुर जोनल स्टेशन में पहुंचने वाली अधिकांश गाड़ियों का समय यथावत रखा था। इसमें अप व डाउन दोनों दिशाओं की ट्रेनें शामिल थे, लेकिन इस व्यवस्था से ट्रेनों की लेट लतीफ़ी की समस्या दूर नहीं हुई है। यही वजह है कि रेलवे ने जोनल स्टेशन में 22 ट्रेनों के समय में 25 अक्टूबर से आंशिक बदलाव करने का फैसला लिया है। अब ये गाड़ियां बदली हुई समय पर बिलासपुर स्टेशन पहुंचेगी। अन्य स्टेशन में ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान का समय यथावत रहेगा। वहीं इस संबंध में संबंधित विभागों को भी निर्देशित दिए गए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन में इसकी जानकारी चस्पा करने के लिए कहा गया है, ताकि यात्री भ्रमित न हो और ट्रेनों के आगमन के समय पर पहुंच सके। इसके अलावा यात्रियों को उद्घोषणा के माध्यम से भी ट्रेनों के बदले समय के बारे में जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर नए विधेयक की बात अटक गई है। कैबिनेट में अफसरों ने कहा, केवल जनगणना के सहारे गए तो ओबीसी आरक्षण फंस जाएगा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को बहाल करने के लिए नया कानून बनाने की राह आसान नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का नया कानून लाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। अफसरों की सलाह थी कि केवल 2011 के जनगणना के आंकड़ों के सहारे कानून बनाया गया तो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 5% से अधिक नहीं हो पाएगा। बताया जा रहा है कि आरक्षण पर चर्चा का प्रस्ताव कैबिनेट के मिनट्स में शामिल नहीं था, लेकिन सबसे गंभीर समस्या के तौर पर इस पर बात हुई। आदिवासी समाज से संबंध कुछ मंत्रियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबा चल सकता है। इसकी वजह से समाज का हित प्रभावित होगा। नौकरी और शिक्षा में युवाओं को दिक्कत होगी। इससे लोगों में नाराजगी भी बढ़ सकती है। ऐसे में अध्यादेश के जरिए या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक विधेयक पारित कर 32% आरक्षण की व्यवस्था को बहाल कर दिया जाए। वहीं इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करा लिया जाए, ताकि न्यायालय की समीक्षा में यह विषय बाहर हो जाए। अधिकारियों का कहना था कि इसको राष्ट्रपति के पास विशेष मंजूरी के लिए भेजते समय आधार बताना होगा। अभी अपने पास अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हैं। यह 2011 की जनगणना में आए हैं। इसके सहारे अनुसूचित जनजाति को 32% और अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण दिया जा सकता है। यह मिलाकर 45% हो जाएगा। अब अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए केवल 5% का आरक्षण बचेगा। यह नया संकट खड़ा कर देगा। ऐसे में अच्छा होगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों का पूरा आंकड़ा आने के बाद तथ्यों और तर्कों के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। विधि एवं विधायी कार्य मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि सरकार के क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने का फैसला किया गया है। उनकी जल्दी रिपोर्ट देने को कहा गया है। वही रिपोर्ट आ जाएगी तो वैज्ञानिक तौर पर सरकार बताने की स्थिति में होगी कि प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या कितनी है। उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का तर्क संगत फैसला हो सकेगा। इसके बाद ही सरकार अपना निर्णय लेगी और कदम उठाएगी। तमिलनाडु के फार्मूले पर आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन बढ़ नहीं सकते। तमिलनाडु फार्मूला कर्नाटक में फेल हो चुका था। इसी के डर से छत्तीसगढ़ में भी फेल हो सकता है। इसीलिए तमिलनाडु फार्मूला उपयोग नहीं कर सकते। आरक्षण मामले में अब तक बहुत कुछ हो गया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 नवंबर से चालू हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में इस साल धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ गई है। सरकार को धान बेचने के लिए 60,000 नए किसानों का ब्यौरा लिखाया गया। वहीं 49,000 हेक्टेयर का अतिरिक्त धान बिकेगा। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो रही है। इसी बीच किसानों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। इस साल 24,62,000 से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए अपना ब्यौरा पंजीकृत कराया है। यह पिछले साल की तुलना में 60,878 अधिक है। यानी इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 60,000 से अधिक नए किसान जुड़ गए हैं। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि 24,05,000 किसानों ने पिछले साल पंजीयन कराया था। उनका पंजीयन इस साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। इसके बाद 60,878 किसानों का नवीन पंजीयन हुआ है। इस तरह अब तक 24,62,000 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। वहीं पंजीयन की यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक चलनी है। बताया गया है कि नए पंजीयन के साथ सरकार के पास अभी तक
30,44,000 हेक्टेयर रकबे के धान का ब्यौरा पंजीकृत हो चुका है। इसमें 30,25,000 हेक्टेयर रकबा पिछले सीजन का कैरी फॉरवर्ड है। वहीं 49,000 हेक्टेयर खेतों का नया पंजीयन हुआ है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्विंटल प्रति एकड़ तय की गई है। धान खरीदी हेतु बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है। समितियों में बारदाना पहुंचाने हेतु निर्देशित भी किया जा चुका है। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस साल धान की सरकारी खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो रही है। वहीं यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2023 तक चलनी है। इसके लिए 1 जुलाई से किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। वहीं सोमवार को राज्य कैबिनेट ने धान खरीदी नीति को मंजूरी भी दे दी है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। वहीं धान खरीदी की प्रारंभिक तैयारी सुनिश्चित कराने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला विपणन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। मिलिंग भी साथ साथ चलेगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कस्टम मिलिंग इस बार साथ साथ चलेगी। उसके लिए भी पंजीयन चालू हो गया है। भूपेश बघेल शक्ति जिले के दौरे पर, सीएम ने दी शाबाशी तो छात्र ने कहा ये सब आपकी वजह से हुआ है संभव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को शक्ति जिले के दौरे पर थे। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए वे चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के मुक्ता ग्राम पहुंचे। सबसे पहले वे शिव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में बादाम के पौधे का भी रोपण किया है। वहीं स्थानीय लोगों ने मंदिर के बारे में बताया कि ग्राम पंचायत मुक्ता में राजकुमार कर्ज के 5 साल के बेटे तिलेश कुमार की एक गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। इस पैसे से पिता राजकुमार कर्ज ने अपने बेटे की स्मृति में इस शिव मंदिर का निर्माण 4 मार्च 2019 में कराया था। मंदिर की देखरेख उनके घर के सदस्य ही करते हैं। पिछले 4 सालों से शिव मंदिर में गांव वाले पूजा पाठ करते आ रहे हैं और महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन का होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान चंद्रपुर क्षेत्र के ग्राम साराडीह के नवाडीह के ग्रामीण बाबूलाल माली के घर पहुंचे, जहां कुछ लोगों के साथ पारंपरिक भोजन भी किए हैं। प्रदेश में दर्शन करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने जनपद पंचायत मालखरौदा के ग्राम पंचायत मुक्ता में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से बातचीत की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र संदीप पटेल से जब सीएम ने कहा कि अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, इस पर छात्र ने कहा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू सर, ये सब आपकी वजह से हुआ है सर। स्वामी आत्मानंद स्कूल के एक अन्य छात्रा ने कहा कि पहले हमें निजी स्कूल में 20 से 25 हज़ार फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब हमें कोई फीस देनी नहीं पड़ती। सीएम के साथ राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव, शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल, वहीं प्रभारी सचिव धनंजय देवांगर, बिलासपुर संभायुक्त डॉक्टर संजय अलंग सहित आईजी रतनलाल डांगी, कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना, एसपी एमएल आहिरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल थे। ग्राम मुक्ता के बाद सीएम भूपेश बघेल साराडीह हेलीपैड पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और ग्राम मुक्ता में भेंट मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कई घोषणाएं की, जिसमें गौठान में समतलीकरण एवं मुरुमीकरण निर्माण कार्य की स्वीकृति। वहीं ग्राम पंचायत मुक्ता में जनपद पंचायत मालखरौदा के आगे सीसी रोड निर्माण कार्य की भी स्वीकृति दे दी है। सामुदायिक भवन के साथ साथ तालाब सौंदर्यीकरण और मुक्ति धाम में अहाता और शेड निर्माण, मुड़ा तालाब में तटबंध, दीवार निर्माण कार्य और मालखरौदा में मुख्य मार्ग कलमी नहर पार से चिखली छोटे कलश सिघरा होते हुए तक सड़क निर्माण की घोषणा की गई है।